चलिए, नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एप्लीकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। चलिए, आज के हमारी टारगेट बैचेस की सभी लाइव क्लासेस की फर्स्ट क्लास आज अपने शुरू कर रहे हैं। नमस्ते आपको, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते आप सभी को। यह हमारे टारगेट बैच की फर्स्ट क्लास रहने वाली आज, यानी कि हम अपने टारगेट बैच का आज के दिन शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सब बच्चों का अच्छा सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि हमारा जैसा इस बैच का नाम हमने रखा है टारगेट बैच। नमस्ते आप सभी को, बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। जैसा हमने इस बैच का नाम रखा है टारगेट, तो टारगेट का मतलब हमारा लक्ष्य एक ही है और वो है सिलेक्शन। और इस सिलेक्शन के लिए हमें अब तक जितने प्रयास आप सब लोग करते आए हैं उन प्रयासों से ऊपर थोड़ा हमें उठना पड़ेगा। क्वेश्चंस की प्रकृति के बारे में हमें अब थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो मेरा हर संभव प्रयास यही रहेगा कि आपको इतनी थ्रू आउट स्टडी इस टारगेट बैच में करवा दें कि आपको दूसरी किसी सोर्स की, ना तो किसी किताब की अच्छी आवश्यकता पड़े और ना किसी दूसरी अन्य विषय वस्तु की आवश्यकता पड़े। और साथ ही साथ हम कम से कम 2 से 3 बार इसका रिवीजन भी कर लें और इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उनको ज्यादा से ज्यादा अपने सॉल्व करें इन क्लासेस के माध्यम से। तो जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, बीच बीच में भी एमसीक्यू होंगे, हमारे रोजाना के एमसीक्यू सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा, उसकी हम अलग से एक एमसीक्यू क्लास जो है वो इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट आप सभी को हर तरीके से उस परीक्षा के लिए तैयार करना है जिसके लिए अभी तक आप सिलेक्शन से वंचित रहे। तो जिस भरोसे और उम्मीद के साथ आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मैं अपनी दृष्टि से आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कड़ी के अंदर, इस श्रृंखला के अंदर हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आज की ये हमारी क्लास जो है वो रहेगी, शुरुआत अपने राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट से करेंगे। आज तो हमारी 1 या 2 क्लासेज इसके ऊपर रहेंगी। 1-2 दिन में अपने इसमें क्लासेज की संख्या बढ़ा लेंगे। तो आज अपनी पहली क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो और वो सब जानने की कोशिश करें जो अब तक अपने से काफी कुछ पीछे छूटा है हमारे से। ठीक है, चलिए, तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर के रहेगी। ठीक है, और इस क्लास का हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो है हमारा राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। यह हमारा स्टार्टिंग चैप्टर है, अवस्थिति और विस्तार। ठीक है, यानी कि कोई भी सिलेबस है, चाहे अपने फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, रीट का है, किसी भी परीक्षा का पैटर्न हो हमारे पास, उन सभी के अंदर ये पहला फंडामेंटल चैप्टर होता है हमारा, जिसमें हम राजस्थान की लोकेशन और इसका एक्सटेंशन, इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं वो भी अपने थोड़ी सी पहले इसके अंदर देख लेते हैं। अवस्थिति से हमारा मतलब क्या है? अवस्थिति को अपने 3 मुख्य पार्ट के रूप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो पृथ्वी पर ग्लोब के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे कि ग्लोब पर राजस्थान की क्या पोजीशन है। सेकंड, इसके अंदर हम एशिया महाद्वीप के संबंध में बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप के संबंध में राजस्थान की स्थिति कैसी है। और फिर अपने भारत के संदर्भ में इसके बात करेंगे कि भारत में राजस्थान की पोजीशन जो है वो किस अकॉर्डिंग है, भारत में राजस्थान की स्थिति। तो लोकेशन वाइज तो हम इन 3 के बारे में बात कर लेंगे कि अवस्थिति जो है वो राजस्थान की इन तीनों के संदर्भ में हमें क्या दिखाई देती है। उसके बाद में हम इसके विस्तार के ऊपर बात करेंगे। तो विस्तार वाले पॉइंट के अंदर अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले उनके भी बात कर लेते हैं। विस्तार को हम कई आधार पर विभाजित करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम इसमें अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का कैसा है। उसके बाद हम इसमें देशांतरीय विस्तार के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये दोनों पॉइंट जब हमारे कवर हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार विस्तार कैसा है। फिर हम देखेंगे राजस्थान का आकृति के हिसाब से, शेप के हिसाब से विस्तार कैसा है। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान की बाउंड्रीज जो है, सीमाएं जो है, उनकी दृष्टि से राजस्थान का विस्तार जो है वो किस प्रकार का। क्लास रुक रही है। अभी एक बार जब दोबारा कोई ऐसी शिकायत आए तो आप मेरे को बताना एक बार के लिए। हो सकता है कोई छोटा बड़ा नेटवर्क इशू आ रहा हो।
कोई ना, अभी आप आए तो मेरे को बताना थोड़ा सा, ठीक है। तो इन सब के बारे में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमारा पहला चैप्टर रहता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में या उसकी अवस्थिति के बारे में। तो ये हमें 3 फॉर्म में पढ़नी है, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की एशिया महाद्वीप के संबंध में स्थिति, और भारत में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर पे अपने जो बात कर रहे हैं वो राजस्थान की अवस्थिति के बारे में। राजस्थान की अवस्थिति कैसी है, लोकेशन कैसी है राजस्थान की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लोकेशन के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोब के संदर्भ में हम बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोब के संदर्भ में, पृथ्वी का जो ग्लोब है उसके संदर्भ में राजस्थान की पोजीशन क्या है ग्लोब के संबंध में। जनरल सा इंट्रोडक्शन है ये हमारा, आप सभी लोग इसको बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। चलिए, तो ग्लोब के अंदर अगर अपने पृथ्वी की आकृति को गोलाकार रूप में दिखाएं तो पृथ्वी के ग्लोब को हम 2 अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक तो ग्लोब का संबंध जो है वो हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई अक्षांशीय रेखाओं से है या अक्षांशों से है। तो अक्षांश के हिसाब से पृथ्वी के ग्लोब के हमने 2 हिस्से बना रखे हैं। एक हमारे पास उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये हमने अक्षांश के अकॉर्डिंग इसका 2 भागों के अंदर पृथ्वी को विभाजित कर रखे। तो जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है उसको हम 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, या उसी को अपने विषुवत रेखा बोल सकते हैं, या उसी को अपने भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। तो इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो एक हमारे पास उत्तरी गोलार्ध है और एक हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्धों के अंदर बटा हुआ पूरा विश्व है हमारा। अब अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब के ऊपर जिस साइड में आकर गिरती है वो है हमारा उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति गोलार्ध के हिसाब से अगर अपनी बात करेंगे तो हमें स्थिति दिखाई देगी इसकी कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो राजस्थान की पोजीशन गोलार्ध के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नंबर 1 बात अक्षांश के अकॉर्डिंग जब बात कर रहे हैं। सेकंड, अपने गोलार्ध के संबंध में जब बात करेंगे तो देशांतरीय गोलार्ध के रूप में भी बात करेंगे या देशांतरीय रेखाओं के संबंध में भी बात करेंगे। तो देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमने ग्लोब के 2 हिस्से कर रखे हैं, एक हमारा पूर्वी गोलार्ध है और एक हमारा पश्चिमी गोलार्ध है, एक हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो ये हमने देशांतर के अकॉर्डिंग विभाजित कर रखा है। और आप सब जानते हैं देशांतर रेखाएं जो होती है ये पूर्व उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को पार करने वाली रेखाएं होती है हमारे। तो हमारी जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है ये वाली, इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा से हमने पृथ्वी के 2 ग्लोब या 2 गोलार्ध बना रखे। एक हमारे पास ये है पूर्वी गोलार्ध के रूप में, पूर्वी दिशा में, इसलिए इसको पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, और एक हमारे पास है पश्चिमी गोलार्ध के रूप में, पश्चिमी गोलार्ध। तो अब राजस्थान की पोजीशन की अगर अपनी बात करेंगे तो अगर इस रेखा को एक बार बीच वाली को आप हटा दो तो आप देखोगे कि राजस्थान की पोजीशन जो है वो कौन से गोलार्ध में नजर आ रही है, हमें पूर्वी गोलार्ध में नजर आ रही है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। तो इस हिसाब से अगर अपने देखें तो राजस्थान की जो लोकेशन बैठती है देशांतरीय गोलार्ध के अकॉर्डिंग वो कौन से गोलार्ध में बैठती है? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और अगर इन दोनों बातों को मिला लें अपने और सीधे डायरेक्टली एक ही बात बोलें कि ग्लोब के संबंध में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो हम डायरेक्टली एक उत्तर दे सकते हैं कि ग्लोब के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति जो है वो हमारे कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तर गोलार्ध में है और देशांतर के अकॉर्डिंग किसमें? पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संबंध में, पृथ्वी के ग्लोब के संबंध में जिस दिशा में निकल कर आई है वो कौन सा है हमारा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इतनी बात आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, ये चीजें आपने बस थोड़ा सा अपने रिवीजन करेंगे और इसके अंदर आगे बढ़ेंगे अपने। तो राजस्थान की ग्लोब के अकॉर्डिंग जो पोजीशन आती है, लोकेशन आती है, वो आती है कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर, ठीक। तो ये तो हमने पहला पार्ट इसका डिस्कस किया। सेकंड पार्ट की तरफ जब हम अपने बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में बात करेंगे अब अपने दूसरे नंबर पर राजस्थान की स्थिति। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो इंडिया का मैप जब आप देखते हैं तो उस मैप के अंदर अगर आपको नजर आता है तो भारत के अंदर राजस्थान की लोकेशन जो है वो हम कौन सी दिशा के अंदर देखते हैं? तो ये वाली दिशा हमें लगभग नजर आती है, ये वाली दिशा, ठीक है। यहां अपने राजस्थान की लोकेशन आपको नजर आती है। तो अगर अपने भारत के संदर्भ में इस हिस्से को देखें तो ये हमारे पास उत्तरी हिस्सा है और ये हमारे पास पश्चिमी हिस्सा है। तो राजस्थान की लोकेशन इन दोनों के बीच में निकल के आती है। ना तो राजस्थान पूरी तरीके से पश्चिमी राज्य है हमारा और न ही पूरी तरीके से उत्तरी राज्य है, बल्कि इन दोनों के क्या है? बीच में स्थित है।
तो भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति को देखेंगे तो कौन सी दिशा निकल के आती है? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान की लोकेशन निकल के आती है। उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान की लोकेशन निकल के आती है। तो इंडिया के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, तो आप इजीली बता देंगे कौन सी दिशा के अंदर आ रहा है राजस्थान। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान की लोकेशन निकल के आ रही है। तीसरे नंबर पर अगर अपने बात करें तो वो है हमारे पास एशिया महाद्वीप के संबंध में। ये बीच में रह गया था, चलो कोई ना, अपने अब डिस्कस कर लेते हैं तीसरे नंबर पे इसको। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की पोजीशन क्या निकल के आती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप की जब मैं बात करता हूं तो एक बात हम सब लोग जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप के या एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है, या दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं कि भारत दक्षिण एशिया का एक देश है। भारत दक्षिण एशिया का एक देश है, ठीक है। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि भारत दक्षिण दिशा में, तो कहने का मतलब अगर ये लोकेशन के हिसाब से मैं बात करूं तो भारत एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में आता है? दक्षिण एशियाई दिशा के अंदर आता है। तो ये भारत है, और भारत के संदर्भ में हम बोल रहे हैं कि राजस्थान की लोकेशन जो है वो भारत की कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। तो अगर इस एशिया के संदर्भ में मैं बात करूं तो लोकेशन हमें जो निकल के आती है वो कौन सी दिशा में आएगी? एशिया के अकॉर्डिंग तो दिशा होगी हमारी दक्षिणी, जबकि अगर इंडिया के संदर्भ में हम बात करेंगे तो ये दिशा होगी कौन सी? पश्चिमी। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि एशिया महाद्वीप के संबंध में राजस्थान की जो लोकेशन निकल के आती है वो कौन सी दिशा में निकल के आएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा में निकल के आएगी राजस्थान की अवस्थिति। तो बहुत जनरल से पॉइंट थे ये तीनों के तीनों, यानी कि भारत दक्षिण एशिया में तो स्थित है ही है, और भारत की अगर लोकेशन के हिसाब से बात करें तो राजस्थान की पोजीशन जो है वो इंडिया के संदर्भ में उत्तर पश्चिम आती है, लेकिन अपनी एक दिशा के रूप में ले तो पश्चिम वाली दिशा में ज्यादा है राजस्थान, उत्तरी दिशा के अंदर नहीं है। उत्तर दिशा में हमारे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब से नीचे वाला इलाका जो है ये बीच में आना शुरू हो जाता है। तो गुजरात तो पूरा का पूरा पश्चिम भारत के अंदर स्थित है, या पश्चिम भारत का मुख्य देश है, तो गुजरात के बिल्कुल साथ टच होता है हमारा स्टेट, इसलिए अपने ज्यादा इसकी जो दिशा लेंगे वो कौन से लेंगे? पश्चिमी दिशा लेंगे। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की पोजीशन जो निकल के आई वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर निकल के। तो अब इन तीनों चीजों को अगर अपने मिला लें, तीनों चीजों को अगर अपने कंबाइंड कर लें तो अपने क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले अगर अपने बात करें पृथ्वी के ग्लोब के संदर्भ में, ग्लोबीय स्थिति के संबंध में, तो हमने देखा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। सेकंड, एशिया महाद्वीप के संबंध में राजस्थान की स्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप के संबंध में राजस्थान की पोजीशन क्या थी? और तीसरी हमने देखी कि भारत के संबंध में राजस्थान की दिशा कौन सी है या राजस्थान की लोकेशन कौन सी है। तो इन तीनों बातों का जब हमने उत्तर निकाला तो हमें पता चला कि ग्लोबीय स्थिति में तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह बात अभी हमने देख ही ली थी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जब मैंने बात की तो मैंने आपको कहा कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, और भारत के अंदर राजस्थान की पोजीशन जो है वो ज्यादा कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा। तो एशिया महाद्वीप के संबंध में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर स्थित। तीसरे नंबर पर इंडिया के संदर्भ में जब मैंने कहा तो इंडिया के अंदर राजस्थान की पोजीशन निकल के आती है कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा के। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा के। यह दिशा हमारी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये हमारे राजस्थान का पहला जो पॉइंट है कि राजस्थान की अवस्थिति को जब अपने डिसाइड करते हैं तो तीन आधारों पर करते हैं। पहला ग्लोब के आधार पर, सेकंड एशिया महाद्वीप के आधार पर, थर्ड इंडिया के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, इंडिया के संदर्भ में। अब ये जो हमने बातें की है सारी की सारी, ये तो हमने की है एक तरीके से मैं कहूं तो दिशाओं के अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, हमारी भारतीय दिशाओं के हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन निकलवा लेता है। भारतीय दिशाओं के अनुसार तो हमने अपनी दिशाएं भी डिसाइड कर रखी है हमारे ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो अपनी दिशाओं का मतलब क्या है हमारा? जैसे ग्लोबीय दिशा के हिसाब से नॉर्थ साउथ हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। अब इनके बीच की दिशाएं भी हमने डिसाइड कर रखी है। बीच की दिशाएं कैसे? जैसे ये दिशा जो है ये हमारी कौन सी होगी? उत्तर पूर्वी दिशा होगी, और इस उत्तर पूर्वी दिशा का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं ईशान कोण के नाम से। ये कौन सा कोण है हमारा?
ईशान कोण, इस कोण को अपने ईशान कोण के नाम से बोलते हैं। इसी प्रकार से जब अपने यहां आते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा की मैं बात करता हूं, तो इस कोण को हम बोलते हैं नैऋत्य कोण के नाम से, नैऋत्य कोण के नाम से बोलते हैं अपने इसको। जब मैं बात करता हूं पश्चिम और उत्तर के बीच की, उत्तर पश्चिम वाला ये कोण जो होता है या ये जो दिशा होती है, इसको अपने बोलते हैं वायव्य कोण के नाम से, वायव्य कोण के नाम से। तो ये हमारा वायव्य कोण। और जब मैं बात करता हूं इस दिशा की, यानी कि साउथ और पूर्व की बात करता हूं, दक्षिण पूर्व की बात करता हूं, तो इस दिशा को मैं क्या बोलता हूं? आग्नेय कोण बोलता हूं। ये हमारा कौन कौन से? आग्नेय कोण। तो ये बीच में 4 दिशाएं हमने और डिसाइड कर रखी है। हमारी भारतीय भाषाओं के अकॉर्डिंग या भारतीय ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये दिशाएं हमने डिसाइड कर रखी। तो कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना लेता है आपकी समझ चेक करने के लिए। क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी एक दिशा में राजस्थान का विस्तार नहीं मिलता? कौन सी एक दिशा में राजस्थान का विस्तार नहीं मिलता, या कौन से एक कोण में राजस्थान का विस्तार नहीं मिलता? तो अभी हमने 3 बातें की हैं। उत्तर पूर्वी दिशा, तो अब आप मेरे को बताओ उत्तर पूर्वी दिशा के संबंध में हम क्या बोलेंगे कि राजस्थान उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि राजस्थान ईशान कोण में स्थित है, राजस्थान ईशान कोण में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारे पास कि ग्लोबीय स्थिति के अनुसार राजस्थान कौन से कोण या कौन सी दिशा में आता है? ईशान कोण वाली दिशा में आता है। वो देखो उत्तर पूर्वी दिशा। जब मैं बात करता हूं एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, तो राजस्थान की पोजीशन दक्षिण पश्चिम है, और दक्षिण पश्चिम वाला ये एंगल अगर मैं देखूं तो कौन सा कोण बोल सकता हूं? नैऋत्य कोण बोल सकता हूं। नैऋत्य कोण हो गया ये हमारा। फिर जब इंडिया के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम का मतलब ये दिशा। तो भारत के संबंध में राजस्थान जिस कोण में स्थित है उस कोण को हम क्या बोल देंगे? वायव्य कोण बोलते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि राजस्थान का विस्तार इन तीनों दिशाओं में तो हमें मिल रहा है, चाहे वो ग्लोब के अकॉर्डिंग मिल रहा हो, चाहे एशिया के अकॉर्डिंग मिल रहा हो, चाहे हमारे भारत के संदर्भ में मिल रहा हो। लेकिन ये एक ऐसी दिशा है जिसके अंदर राजस्थान का कोई भी विस्तार हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस संदर्भ में अगर अपना आंसर अगर अपने देखेंगे तो हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? आग्नेय कोण। आग्नेय कोण वाली दिशा के अंदर राजस्थान का कोई भी विस्तार हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, आग्नेय कोण में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। या आपने ये कहें कि दक्षिण पूर्वी दिशा जो है उसके अंदर राजस्थान का बिल्कुल भी विस्तार हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है राजस्थान की अवस्थिति के बारे में, राजस्थान की लोकेशन के बारे में, कि राजस्थान वास्तव में लोकेशन के हिसाब से कौन सी पोजीशन के ऊपर आता है, या अपने देखें कि राजस्थान का विस्तार हमें या अवस्थिति हमें कौन सी दिशाओं के अंदर मिलती है, वो पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। चलिए अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड पॉइंट है हमारा राजस्थान के विस्तार को लेकर के, राजस्थान के एक्सटेंशन को लेकर के। एक्सटेंशन के अंदर हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे, फिर अपने सेकंड नंबर पे देशांतरीय विस्तार को देखेंगे, उसके बाद में ये क्षेत्रफल को, आकृति को और राजस्थान की बाउंड्रीज जो है उनके बारे में अपने डिटेल से चर्चा करें। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के संबंध में। चलिए अपने राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को डिस्कस करते हैं। यहीं से अपने देख लेते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो एक पॉइंट तो अभी हमने देखा कि राजस्थान की अगर ग्लोबीय पोजीशन की हम बात करेंगे तो राजस्थान ग्लोबीय पोजीशन के अकॉर्डिंग अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हमारे पास कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी रेखा जिसको अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से बोलते हैं, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक, और ये कर्क रेखा हम सब जानते हैं कि भारत के गुजरात राज्य की बाउंड्री से स्टार्ट होकर के और 8 राज्यों से होती हुई भारत से बाहर निकलती है, जिसके अंदर शुरुआती राज्य ये गुजरात है हमारे पास, इसके बाद में मध्य प्रदेश और इसके बाद में अपना राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर विस्तार की अगर अपने रेफरेंस लेवल पे बात करूं तो राजस्थान का विस्तार इस 23.5 डिग्री वाली रेखा से थोड़ा सा नीचे से शुरू होता है। हमारा 23.5 डिग्री वाली रेखा से थोड़ा सा नीचे शुरू होता है। थोड़ा सा नीचे शुरू होने का हमारा मतलब क्या है, इस मैप के ऊपर अपने समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पास 23.5 डिग्री वाली रेखा है, ये हमारे पास 23.5 डिग्री वाली रेखा है जो अपने राजस्थान से होकर के गुजर रही है 23.5 डिग्री। हमारा विस्तार इस 23.5 डिग्री वाली रेखा से थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा सा नीचे होने का मतलब हमारा क्या है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है हमारा, ये वाला मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है, ये पॉइंट है हमारा 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश के ऊपर।
23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश के ऊपर आता है। और एक बात हमें याद ही रखनी है कि हमारे जितने भी अक्षांश है राजस्थान के, वो सारे कौन से अक्षांश है? नॉर्थ अक्षांश है। क्योंकि जब हम एक ही बात बोल चुके हैं कि राजस्थान पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान से गुजरने वाले जितने भी अक्षांश है हमारे, वो सारे के सारे कौन से अक्षांश होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे। उत्तरी अक्षांशों के अंदर राजस्थान स्थित होगा हमारा। ठीक, तो 23 डिग्री 3 मिनट। अब इसमें भी ध्यान रखना, आप 3 मिनट है, इसको आप 23 डिग्री 30 मिनट नहीं बना देना। जब मैं बात कर रहा हूं 23.5 डिग्री वाली रेखा की, तो इसको मैं दूसरे शब्दों में ये लिख सकता हूं 23 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि 1 मिनट घंटे के अकॉर्डिंग, डिग्री के अंदर जब हम मिनट्स काउंट करेंगे तो 60 मिनट, 1 डिग्री में जब अपने काउंट करेंगे तो कितने करेंगे? 60 मिनट्स को काउंट करेंगे। आधा डिग्री की जब मैं बात करूंगा तो मिनट काउंट करूंगा मैं कितनी? 30 मिनट। तो 23.5 डिग्री को ऐसे लिख दूं, चाहे 23 डिग्री 30 मिनट लिख दूं। जबकि यहां जब अपने बात करने हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां से शुरू होता है, तो हम बताएंगे 23 डिग्री 3 मिनट। यहां 30 मिनट नहीं करना है अपने, समझिए आप। तो 23 डिग्री 30 मिनट से हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है। अब यहां से शुरू होने के बाद में ये उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ ठीक उत्तरी पॉइंट पे आके रुकता है। राजस्थान के सबसे उत्तरी पॉइंट पे आके रुकता है ये विस्तार। और ये पॉइंट जो है ये हमारा कौन सा है? गंगानगर जिले का पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा कौन सा है? गंगानगर जिले का पॉइंट है। और यहां तक अगर अपने देखेंगे तो 30 डिग्री 12 मिनट। कितने? 30 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को जब अपने डिसाइड कर रहे हैं, तो ये अक्षांशीय विस्तार हम कहां से कहां तक बता रहे हैं? 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक हम इसका विस्तार बता रहे हैं। ठीक, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक बार अक्षांशीय विस्तार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं पूरी की पूरी, फिर अपने आगे देशांतरीय विस्तार की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, ये जो दक्षिणतम पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को आप सब लोग जानते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? इस पॉइंट को हम बोलते हैं बोरकुंड गांव के नाम से। कौन सा गांव? बोरकुंड गांव। और बोरकुंड गांव बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का गांव है हमारे पास। अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा बोरकुंड गांव? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट की या इस गांव की तहसील की मैं बात करूं, तो तहसील है हमारे पास कौन सी? सज्जनगढ़ तहसील। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील है? सज्जनगढ़ तहसील। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला तो है हमारा बांसवाड़ा, लेकिन राजस्थान की सबसे दक्षिणतम तहसील कौन सी है? सज्जनगढ़ के नाम से। आप कुशलगढ़ मत कर आना इसको, है ना। अगर बाई द वे पूछ लिया जाए तो कुशलगढ़ इससे ठीक ऊपर आपने पढ़ रखी होती है, वो तहसील है जहां से एक कर्क रेखा होकर के गुजरती है। जबकि 23 डिग्री 3 मिनट वाला जो अक्षांश है, जिस पॉइंट पे सबसे लास्ट में हमारे टच होता है, वो पॉइंट हमारा बोरकुंड है। और बोरकुंड कौन सी तहसील का गांव है? सज्जनगढ़ तहसील का गांव है। फिर यहां से ये विस्तार जब अपने दक्षिणी विस्तार से जब अपने उत्तरी पॉइंट की तरफ आते हैं, तो ये उत्तरी पॉइंट हमारा कहलाता है क्या? कोणा गांव के नाम से। आप सबने ये पॉइंट पढ़ रखे हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। कोणा गांव, और कोणा गांव जो है वो हमारे गंगानगर जिले का गांव है और गंगानगरी तहसील का गांव है। तो इसका जिला और तहसील दोनों एक ही है, गंगानगर। तो राजस्थान की सबसे उत्तरतम तहसील जो है वो कौन सी है? गंगानगर। और राजस्थान का उत्तरतम जिला अगर देखें तो वो भी हमारा कौन सा है? गंगानगर। ठीक, अब यहां से यहां तक कि अगर अपने इन अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई अगर जोड़े, जो हम बताते हैं लगभग 111 किलोमीटर के आसपास लंबाई होती है, तो उसके हिसाब से राजस्थान का सबसे दक्षिणतम पॉइंट और राजस्थान का सबसे उत्तरतम पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो लंबाई है, उस लंबाई को हम काउंट करें तो ये लगभग निकल के आती है 826 किलोमीटर के आसपास। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई अगर अपने देखेंगे तो वो हमारे पास कौन कितनी निकल के आती है? 826 किलोमीटर। जो कहां से कहां तक काउंट किया हमने? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी हमारा अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे अपने इसको। ये भी हमारा उत्तरी अक्षांश है, इसको भी हम उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपसे, कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपको, ये पॉइंट जो है वो एस लिख देता है यहां, और आपको लगता है कि दक्षिण से शुरू होती है तो दक्षिण से ही इसका विस्तार शुरू हो रहा है। लेकिन जितने भी हमारे पास गोलार्ध है, जितने भी अक्षांश है हमारे, उन सभी अक्षांशों को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। चाहे वो 23 डिग्री वाला है, 24 वाला है, 25 वाला है, कोई सा भी अक्षांश है, वो सारे के सारे अक्षांश हमारे कौन से? उत्तरी अक्षांश की श्रेणी में आएंगे। तो ये पॉइंट भी हमारा उत्तरी अक्षांश वाला है और ये पॉइंट भी हमारा क्या है? उत्तरी अक्षांश वाला है। अब अगर इन अक्षांशों के बीच का अंतर आप देखोगे तो ये अक्षांशीय अंतराल जो हमें नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षांशीय अंतराल।
कि अक्षांशों के बीच में कितना अंतराल है हमारे। तो अब आप इस पॉइंट को देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि अक्षांशीय अंतराल है हमारा 7 डिग्री और 9 मिनट में, 7 डिग्री और 9 मिनट, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट के अंदर अगर अपने 60 डिग्री 9 मिनट जोड़ें तो आंसर हमारा आएगा 30 डिग्री 12 मिनट। तो अक्षांशीय अंतराल अगर अपने देखेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट। अगर लंबाई की हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की, तो वो लंबाई हमारी निकल के आती है कितनी, 826 किलोमीटर। कितनी, 826 किलोमीटर। हाँ, ये आपको पैनल पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा मैं, और कुछ नोट्स जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगे आपको नोट्स जो है, तो आप उनकी भी हेल्प ले लेना। और ज्यादा बढ़िया यही है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो ये 60 डिग्री और 9 मिनट की हमने बात कर दी। अब अपने ये बात करते हैं कि राजस्थान में से ये जो 7 डिग्री 9 मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान से गुजरने वाले टोटल अक्षांश हमारे पास कितने होंगे। राजस्थान से अगर टोटल अक्षांशों की हम बात करेंगे तो राजस्थान से टोटल अक्षांश कितने गुजर रहे होंगे, आप बताइए। 7 गुजरेंगे या 8 गुजरेंगे। 7 डिग्री 9 मिनट को देख के आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में से कितने अक्षांश पूर्ण संख्या के अंदर गुजरते हैं। थोड़ा सा आप मेरे को आंसर बताइए इसका। पूर्ण अक्षांश कितने जिलों से होकर गुजरते हैं, या कितने अक्षांश है जो पूर्ण अक्षांशों की श्रेणी में हमारे राजस्थान से गुजरते हैं। 6, 7, 8, 9 कितने गुजरेंगे। बिल्कुल, राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, पूर्ण अक्षांश की अगर मैं बात करूंगा तो ये 7 ही है हमारे पास। कितने, 7 ही अक्षांश है। आप कहीं इस 23 डिग्री को 7 काउंट मत कर लेना। ये 23 डिग्री से ऊपर हमारा विस्तार शुरू हो रहा है। 23 डिग्री से हमारा विस्तार क्या शुरू हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है। इसका मतलब 23 डिग्री वाली अक्षांश रेखा अपने राजस्थान से नहीं गुजरती। अपने राजस्थान से गुजरने वाला पहला अक्षांश जो होगा वो कौन सा होगा, 24 डिग्री का ही अक्षांश होगा। तो राजस्थान के ये पॉइंट, यानी कि सबसे दक्षिणतम जो हमारे स्टेट्स हैं, जिले हैं, उनसे गुजरने वाला जो अक्षांश होगा वो हमारा पहले नंबर पर कौन सा होगा, 24 डिग्री। इसके ठीक आगे अपने बढ़ते चले जाएंगे 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, और लास्ट अक्षांश जो अपने यहां से गुजरेगा वो कौन सा होगा, 30 डिग्री। तो राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण अक्षांशों की संख्या अगर अपने देखेंगे तो वो कितनी होगी, 7 होगी। पूर्ण अक्षांशों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। तो ये था हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जिसको हमने डिस्कस किया। अब अपने बात करते हैं इस अक्षांशीय विस्तार के अंदर इन अक्षांश रेखाओं के बारे में, जो कि राजस्थान में से कौन सी कहां से होकर के गुजरती है, उसके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। यहां अपने एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। अगर आप इन अक्षांशों में से देखोगे तो 24 डिग्री, 25 डिग्री और 26 डिग्री, 3 अक्षांश अगर नीचे से छोड़ दें हम और 3 अक्षांश ऊपर से छोड़ दें, तो राजस्थान का लगभग मध्यवर्ती अक्षांश जो आपको नजर आ रहा है वो अक्षांश कौन सा नजर आ रहा है, 27 डिग्री अक्षांश नजर आ रहा है। यानी कि राजस्थान को मध्यवर्ती अक्षांश के रूप में, पूर्ण अक्षांश के रूप में जो अक्षांश गुजरता है वो हमारा कौन सा है, 27 डिग्री। तो इसी को अपने बोल सकते हैं राजस्थान का केंद्रीय अक्षांश, या राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ये अक्षांश हमारा कौन सा है, 27 डिग्री का अक्षांश है। लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये एग्जैक्ट डाटा ना तो पूरा 27 निकलेगा और ना पूरा, क्योंकि हमारे पास 30 डिग्री से ऊपर है 12 मिनट और यहां 23 डिग्री से नीचे है, ऊपर है 3 मिनट। तो अगर एग्जैक्ट डाटा को अगर भाग देके निकालोगे तो हमारे पास बिल्कुल बीच वाला जो डाटा निकल के आएगा वो आएगा 26 डिग्री 37 मिनट। लेकिन ये पूर्ण अक्षांश नहीं है। पूर्ण अक्षांश का मतलब ये आगे मिनट्स में विभाजित है। पूर्ण अक्षांश या तो 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, इस तरीके से हम बात करेंगे इसमें। तो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश या राजस्थान का केंद्रीय अक्षांश जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है वो हमारा कौन सा है, 27 डिग्री अक्षांश है। 27 डिग्री अक्षांश है। और इसके हिसाब से अगर देखोगे आप तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई में गुजरने वाला जो अक्षांश है हमारा, सर्वाधिक लंबाई में गुजरने वाला अक्षांश है हमारा, वो भी कौन सा है, 27 डिग्री अक्षांश। सबसे लंबा अक्षांश आपको दिखाई देगा ये। राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई से गुजरने वाला अक्षांश भी कौन सा है, 27 डिग्री। तो 3 बातें 27 डिग्री के बारे में हम याद रखेंगे। कौन सी, 27 डिग्री राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, इसी को अपने केंद्रीय अक्षांश, इसी को अपने 2 भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश, और इसी को क्या बोलेंगे, राजस्थान का सर्वाधिक लंबाई वाला अक्षांश हम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये तमाम बातें हमने अक्षांश के संदर्भ में एक बार के लिए डिस्कस कर ली। चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं और अपने देखते हैं कि राजस्थान में जो भी हमारे पास अक्षांशीय रेखाएं हैं ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है। पहले तो मैं अक्षांश की बात करूंगा आपके साथ, फिर अपने देखेंगे कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं
जिनसे होकर के ये अक्षांश रेखा गुजरती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इन जिलों में से कितने जिला मुख्यालय हैं जहां से ये रेखाएं होकर गुजरती है। ये दो अलग अलग बातें हैं हमारे पास। पहले नंबर पे हम अक्षांश देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कौन से जिले हैं जहां से वो पर्टिकुलर अक्षांश रेखा निकलती है, और उन जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं जिनके जिला मुख्यालय उस अक्षांश रेखा के ऊपर आते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो आप, जैसे अपने मैं बात करूं कि 30 डिग्री वाला अक्षांश या 29 डिग्री वाला जो अक्षांश है वो हनुमानगढ़ से गुजरता है, लेकिन क्या हनुमानगढ़ के जिला हेडक्वार्टर से गुजरता है? भी हनुमानगढ़ में तो नौर, बादरा, रावतसर, पीलीभंगा, संग्रिया, टिब्बी सभी तहसीलें आती है, लेकिन वो सभी से तो गुजर सकता है, किसी एक में से, दो में से, लेकिन क्या जिला मुख्यालय जहां हनुमानगढ़ मेन सिटी है उसकी बाउंड्री से होकर के गुजरता है या नहीं गुजरता है? उसको हम बोलेंगे जिला मुख्यालय से गुजरने वाला अक्षांश। तो यहां हम पहले नंबर पर जो चर्चा करेंगे वो इन अक्षांश रेखाओं के संबंध में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस अक्षांश रेखा की मैं बात कर रहा हूं वो है 24 डिग्री अक्षांश, क्योंकि राजस्थान से गुजरने वाला पहला जो अक्षांश है हमारा वो कौन सा है? 24 डिग्री का अक्षांश है। अब ये अक्षांश राजस्थान के 4 जिलों से होकर के गुजरता है। 4 जिले कौन से देखेंगे अपने इसमें? डूंगरपुर जिला एक, अभी अपने मैप पे भी देख लेंगे इनको, डूंगरपुर जिला, सलूम्बर जिला, तीसरे नंबर पे अपने बात करेंगे इसमें बांसवाड़ा जिला, चौथे नंबर पर अपने बात करेंगे इसमें प्रतापगढ़ जिला। यानी कि 24 डिग्री वाला अक्षांश राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरता है? 4 जिलों से होकर के गुजरता है। अगर आप मैप के ऊपर इन डिस्ट्रिक्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। आप मैप लेना एक, और मैप लेकर के और इसको कंसिडर कर देना। ये देखो आप, बिल्कुल ये क्या करेगा, अब आपको अक्षांश कभी भी सीधी रेखा में नहीं होंगे। एक चीज तो ये भी ध्यान रखनी, अक्षांश जो होते हैं ना ये अर्धवृत्त के रूप में होते हैं। अर्धवृत्त के रूप में होने का मतलब क्या है? ये अक्षांश रेखाएं थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अक्षांश रेखाएं थोड़ी सी क्या होती है? टेढ़ी होती है। अगर आप सीधी खींचने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे सर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से तो निकल गया, सलूम्बर से नहीं निकला। लेकिन ये अर्धवृत्त के रूप में होने के कारण सीधी रेखाओं के रूप में नहीं है, बल्कि ये क्या होती है? थोड़ी सी उभरी हुई रेखाओं के रूप में होती है। तो पहला शुरुआती जो हमारा अक्षांश है वो 4 जिलों से होकर के गुजरने वाला अक्षांश है हमारा सलूम्बर, ठीक है, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन चारों जिलों से होकर के गुजरने वाला जो अक्षांश है वो हमारा कौन सा है? 24 डिग्री अक्षांश है। तो मैप के ऊपर भी आप इनको समझ सकते हैं, बाकी आप डायरेक्टली अगर इनको याद कर लो तो ये और बेहतर है हमारे लिए, ठीक है। 4 जिले हैं हमारे दक्षिण वाले, चारों के नाम आप याद कर लीजिए इसमें। अब बात करें इनमें से जिला मुख्यालय कितने हैं जहां से ये अक्षांश गुजरता है। तो जिला मुख्यालयों वाली बात जब हम करेंगे तो इसमें 2 ही जिला हेडक्वार्टर को लेंगे हम, एक तो लेंगे डूंगरपुर को और दूसरा लेंगे हम प्रतापगढ़ को, प्रतापगढ़, ठीक है। यानी कि अगर आपने देखें कि 24 डिग्री अक्षांश पर आने वाले हमारे जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं, तो ये 2 हैं, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इस फॉर्म में बना लेता है। जैसे अभी मैं बताऊंगा कि कौन से जिला मुख्यालय या कौन सा युगम या कौन सा जोड़ा समान अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय है। तो समान अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय को जब अपने देखेंगे तो कम से कम ये डाटा तो आपके याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़े ही जिले हैं, बहुत ज्यादा जिले नहीं है। तो युगम के अंदर आने वाले जिले कि डूंगरपुर का अक्षांश सेम वही है, डूंगरपुर जिला हेडक्वार्टर का, जो किसका है? प्रतापगढ़ का। तो युगम के रूप में डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन दोनों को अपने काउंट करेंगे इसके अंदर। नंबर सेकंड पे अगर मैं बात करूं 24 डिग्री के बाद दूसरे अक्षांश, तो ये दूसरा अक्षांश है हमारे पास 25 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 25 डिग्री अक्षांश। और 25 डिग्री अक्षांश की खास बात यह है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश है हमारे पास, सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश। ये देखो आप, ठीक है। सबसे लंबे अक्षांश के रूप में तो हम 27 डिग्री की बात कर चुके हैं, वो तो हम 27 डिग्री बता चुके हैं, लेकिन उसमें आने वाले डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्षेत्रफल में थोड़े बड़े जिले, तो बड़े होने के कारण संख्या में कम है, लेकिन लंबाई में वो अक्षांश सबसे लंबा है हमारा, ठीक। तो 25 डिग्री अक्षांश जो है ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश है। अब इसमें हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? देखो आप, बाड़मेर जिला। तो इस अक्षांश की शुरुआत जो है वो कहां से होती है? हमारे बाड़मेर से इसकी शुरुआत होती है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, या पहले पाली, सिरोही, ये 4 जिले तो हमें ये ले लेने, यानी कि अरावली के बिल्कुल पश्चिम वाले जिले ले लेने, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही के रूप में 4 जिले तो आपको इजीली याद हो जाएंगे ये। इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट लेने आगे, पाली से आगे राजसमंद, राजसमंद से आगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे भीलवाड़ा,
ये 3 डिस्ट्रिक्ट और ले लेने आपको, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के रूप में, ठीक है। उसके बाद में आपको ले लेने बूंदी, कोटा और बारां, ठीक है। तो अगर आप इनके बारे में देखोगे तो ये तीनों के चारों जिले अगर अपने बात करें तो अरावली के क्या है, पश्चिम वाली साइड में, तो बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही, ये 4 जिले तो ये हो गए एक साथ हमारे। 3 जिले हमने एक तरीके से ये मेवाड़ वाले जिले हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, उदयपुर इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद ये 3 हाड़ौती वाले जिले हमारे पास, कौन से, बूंदी, कोटा और बारां। तो आप इसको अनुपात के रूप में याद कर लो, 4:3:3, 4:3:3, 4 जिले तो लेने आपको, कौन से, अरावली के पश्चिम वाले। अरावली के पश्चिम वाले में किस किस को लेंगे, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही, ये 4 ले लिए। 3 ले लेंगे हम मेवाड़ वाले, कौन से, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, 3 ले लिए। 3 ले लेंगे हम हाड़ौती वाले, बूंदी, कोटा और बारां के रूप में। ये 10 जिलों से होकर गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है हमारी, वो कौन सी है, 25 डिग्री की अक्षांश रेखा। बताओ कौन सी रेखा है, 25 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, ठीक। जिला हेडक्वार्टर की जब मैं बात करता हूं तो जिला हेडक्वार्टर में कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं, इसके अंदर सिरोही ले लेना है, एक यहां से ले लेना है, एक यहां से ले लेना है, राजसमंद ले लेना है, सिरोही ले लेना है, राजसमंद ले लेना है, राजसमंद के साथ चित्तौड़गढ़ को भी ले लेना है, चित्तौड़गढ़ को भी इसमें काउंट कर लेना है, और उसके बाद में 2 जिले ये ले लेने, कोटा और बारां के रूप में, कोटा और बारां के रूप में। तो इसके साथ साथ हम एक बात ये भी बोल सकते हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो इसके बारे में हम एक बात और लिख देते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से होकर गुजरने वाला अक्षांश, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे वैसे ही फॉरम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि राजस्थान के सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो 25 डिग्री बताएंगे। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो भी 25 डिग्री। हालांकि ये 10 जिलों से होकर गुजरता है, आगे वाला जो अक्षांश पढ़ेंगे वो भी हमारा 10 जिलों से होकर ही गुजरता है ना। नया डाटा या नए जो जिले बन गए हैं उनके हिसाब से 26 डिग्री वाला जो अक्षांश है हमारा, वो भी 10 जिलों से ही होकर गुजरता है। तो उनमें जिले कौन कौन से हैं उनकी हम बात करने वाले अभी आगे। तो ये 2 अगर आपको याद हो गए हो, ठीक है। मैप के ऊपर भी अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो, आप मैप के ऊपर अगर आप देखोगे तो हमें पहले 4 जिले जो लेने हैं वो कौन से लेने, हाँ ये देखो आप, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा ये टेढ़ा निकलेगा तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां, ये देखो आप। तो इतने जिलों से होकर के गुजरने वाला ये अक्षांश है हमारा। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन कौन से आते हैं, तो इसके ऊपर आने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक सिरोही लेना है आपको, सेकंड डिस्ट्रिक्ट के रूप में राजसमंद लेना है आपको, थर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसमें चित्तौड़गढ़ लेना है, चौथे डिस्ट्रिक्ट के रूप में कोटा लेना है, और पांचवें डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्या लेना है, बारां लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सीधी रेखा में इनको काउंट करोगे तो ये हमारा आइडिया सही नहीं आएगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं क्या है, अर्धवृत्त के रूप में है। तो इनमें उभार के रूप में ये बाहर की ओर निकली हुई हमें दिखाई देगी। तो ये अगर टेढ़ी ऐसे निकली है, ऐसे ऐसे एस फॉर्म, ठीक है, तो आपको ऐसी फॉर्म के अंदर निकलती हुई दिखाई देगी अर्धवृत्त के रूप में। तो सीधी ना होकर के ये क्या निकलेगी, अर्धवृत्त के रूप में निकलेगी, ठीक। तो आपने तो सीधा ट्रिकी फॉर्म में इनको याद रखने की कोशिश कर लेंगे, मैप मूव वाले चक्कर में ज्यादा आपने को पढ़ना नहीं है। आपको अनुपात याद रखना है, 4:3:3 है। 4 जिले हमें लेने कौन से, अरावली के पश्चिम वाले। कौन कौन से जिले हैं अरावली के पश्चिम वाले, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट लेने हैं हमें, कौन से, मेवाड़ वाले, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा 3 ले लिए। 3 डिस्ट्रिक्ट लेने हमें, कौन से, हाड़ौती वाले, बूंदी, कोटा और बारां के रूप में। जिला मुख्यालयों की जब हम बात करेंगे तो एक सिरोही को ले लेंगे, 2 ये मेवाड़ वाले ले लेंगे, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, 2 ले लेंगे हम हाड़ौती वाले, कोटा और बारां के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा 25 डिग्री अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, और फिर अक्षांश, अन्य अक्षांशों के बारे में बात करते हैं। तो अगला अक्षांश जो अपने पढ़ने वाले हैं वो है 26 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश, 26 डिग्री अक्षांश। जैसा मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे अक्षांश जो है वो क्या हमारे उत्तरी अक्षांश की श्रेणी में आते हैं। तो 26 डिग्री अक्षांश राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है उसकी हम बात करते हैं। 26 डिग्री अक्षांश, तो देखो ये अक्षांश जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ये देखो, ठीक है। 4 जिले तो ये लेने आपको, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर।
चारों एक दूसरे के समीपवर्ती जिले हैं, आसानी से आपके याद भी हो जाएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के रूप में। फिर जोधपुर के साथ लगने वाले डिस्ट्रिक्ट के रूप में अगर अपने लेंगे तो पाली, पाली से ठीक आगे नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट अगर लेंगे तो वो ब्यावर। तो ये दो राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती से जिले ले लेंगे अपने, कौन कौन से, पाली और ब्यावर के रूप में ले लेंगे। ठीक, इससे आगे चलेंगे अपने अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर ये आपके इजीली याद रह जाएंगे। और लास्ट जिला जो अपने इसमें ले लेंगे वो है करौली डिस्ट्रिक्ट। तो 10 के 10 जिले अपने को यहां काउंट करने, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट यहां काउंट करने। तो देखो ये 4 जिले 5 जिले तो अपने यहां तक अगर काउंट करेंगे तो ये सारे पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिले अपने मानते हैं इनको, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और पाली। ये दो मध्यवर्ती जिलों के अंदर लगभग आते हैं ब्यावर और अजमेर। तो अजमेर के साथ लगने वाला टोंक, तो ब्यावर, अजमेर, टोंक तीनों को शामिल कर लिया। लास्ट में सवाई माधोपुर और करौली को हमने शामिल कर लिया। तो इसमें जो अक्षांश रेखा है हमारी 26 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है वो भी कितने जिलों से होकर के गुजरती है, 10 जिलों से होकर गुजरने वाली। तो नंबर जैसे 25 डिग्री वाली 10 जिलों से गुजर रही थी, सेम टू सेम वैसी की वैसी हमारे पास किससे गुजर रही है, 26 डिग्री वाली अक्षांश भी इसी से गुजर रही है। अब इस अक्षांश रेखा पर आने वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है हमारे वो दो हैं, बालोतरा और दूसरा है इसके अंदर सवाई माधोपुर। बस आप इनका सीधा सीधा ट्रिकी फॉर्म में आप इनको याद कर लो। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको, ऐसे युग्म बना के पूछेगा कि कौन से जिला मुख्यालय एक ही अक्षांश पर स्थित है, कौन से जिला मुख्यालय का युग्म एक ही अक्षांश पर स्थित है, या कौन सा एक जिला मुख्यालयों का युग्म एक ही अक्षांश पर स्थित नहीं है। तो उसके अंदर जैसे सवाई माधोपुर, बालोतरा के साथ आपको करौली दे दे मान लो, तो बालोतरा और करौली एक ही अक्षांश पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं जो बनने लायक है। जैसे यहां अपने जोड़ा पड़ा कौन सा, डूंगरपुर प्रतापगढ़ का, ये जोड़ा पूछ ले, यहां से हमें दो उठा के दे दे, कोई एक राजसमंद दे दे, एक बारां दे दे, ये दो जोड़ा बना के दे दे, या कोई भी जोड़ा बना के दे दे, कोटा के साथ चित्तौड़गढ़ का या कोटा के साथ सिरोही का जोड़ा बना के दे दे। तो ये तमाम जो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पढ़ रहे हैं ये समान अक्षांशों पर स्थित हमारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो ये 5 सबसे ज्यादा है हमारे कौन से, 25 डिग्री पर। 24 डिग्री वाले पर हमारे दो हैं, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के रूप में। अगली फॉर्म में अगर अपने देखेंगे तो 26 डिग्री वाला जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, उसके बाद में ब्यावर, अजमेर और टोंक, और इसके बाद सवाई माधोपुर और करौली। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 10 हो गए। अब अपने अगले अक्षांश को अगर देखेंगे तो अगला अक्षांश 27 डिग्री अक्षांश है, और इसके बारे में बता ही चुके हैं अपने कि राजस्थान का सर्वाधिक लंबा अक्षांश, सर्वाधिक लंबा अक्षांश, या आपने ये बात कर दें कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, या राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश, तो वो भी हमारा कौन सा होगा, 27 डिग्री होगा। अब ये कहां से गुजरेगा, तो इसके डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं। देखो आप, जैसलमेर और नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट इसमें लेंगे हम फलोदी, फलोदी को काउंट कर लेंगे। पहला जिला जैसलमेर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन सा होगा, फलोदी। फिर हमारे पास अगला डिस्ट्रिक्ट नागौर, और नागौर से नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट और ले लेंगे, डीडवाना कुचामन। नागौर और नागौर के ठीक आगे वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, डीडवाना कुचामन को काउंट कर लेंगे। इसके बाद 3 जिले हमें अरावली के उस साइड वाले ले लें, जयपुर, दौसा और भरतपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये लो। ठीक है, तो कुल मिला के कितने जिलों से गुजरता है ये, 7 जिलों से। तो अगर आपसे पूछ लेगा राजस्थान का सबसे लंबा अक्षांश राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो नए जिलों के हिसाब से ये फलोदी और डीडवाना कुचामन इसमें और काउंट होने लगे। तो ये टोटल कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से होकर गुजरता है। अब इसी अक्षांश के ऊपर हमारी राजधानी भी स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान की राजधानी जो है वो कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित है वो हमारे कौन से नंबर वाले, 27 डिग्री अक्षांश वाले। ठीक है, तो 27 डिग्री अक्षांश 7 जिलों से। तो अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, बना लेंगे हम, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, कि कौन से एक जिले से राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश नहीं गुजरता। तो उसके अंदर बीच में जैसे आपको अलवर दे दे, यहाँ पे भरतपुर की जगह क्या लिख दिया, अलवर लिख दिया, तो बाकी जिलों का तो हमें फिर भी अंदाजा आ सकता है। पूर्वी राजस्थान वाले जिलों का अंदाजा आना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत छोटे जिले हैं और पास पास स्थित जिले हैं। ठीक है, तो ये 7 जिलों से होकर गुजरने वाला 27 डिग्री का अक्षांश हमारा। ठीक, अब इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं उनकी बात लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना आप इसको। जैसलमेर है इसमें, जयपुर हमारी जो राजधानी है वो ठीक इसके ऊपर स्थित है, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कौन सा है, दौसा। जैसलमेर, जयपुर और दौसा, ये तीनों के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये कौन सी लाइन पे आते हैं, 27 डिग्री की लाइन पर आते हैं। तो आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन से अक्षांश के ऊपर स्थित है, तो हम कौन सा बताएंगे, 27 डिग्री बताएंगे।
फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांश कौन से जिले से होकर गुजरते हैं, सर्वाधिक अक्षांश वाला जिला कौन सा है हमारा, तो भी हम किसको बताएंगे, जैसलमेर को ही बताएंगे। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा एक अक्षांश जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता, तो आप देखो 27 डिग्री गुजर रहा है, आप देखो 26 डिग्री भी गुजर रहा है, और अगर आप देखोगे तो हाँ इसमें नहीं है अभी, है ना, 26 डिग्री 27 डिग्री दो तो हमने काउंट कर दिए, और तीसरा हम इसमें काउंट करेंगे 28 डिग्री को, तीसरा हम इसमें काउंट करेंगे किसको, 28 डिग्री को। चलो नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं, 28 डिग्री अक्षांश राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, तो ये हमारा होकर गुजरता है। देखो आप इसमें शामिल जिले कौन कौन से, तो इसमें दो जिले तो लेने हमारे सबसे शुष्क वाले जिले, जैसलमेर लेना है और बीकानेर लेना है, दो जिले तो ये ले लो, आप आसानी से बता दोगे आप, जैसलमेर और दूसरा जिला कौन सा लेना है, बीकानेर लेना है। फिर आगे वाले 3 जिले लेने हमें शेखावटी वाले, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये लो चूरू, सीकर और झुंझुनू, तो ये जिले हो गए हमारे 28 डिग्री पे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इसके बाद में पहले ये अलवर जिले से गुजरता था, अब अलवर के साथ 2 जिले हम और ले लेंगे, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा। ये देखो तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा, इन जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश हमारा कौन सा है, 28 डिग्री अक्षांश है। कौन सा, 28 डिग्री अक्षांश। ठीक, अब इसमें आने वाला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा, वो भी आपको याद रखना है, वो भी जोड़ा आपको याद रखना है, बीकानेर और झुंझुनू, बीकानेर और झुंझुनू, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है हमारा, वो कौन सा है, 28 डिग्री। तो अब देखो एक जोड़ा और बन गया हमारे पास, बीकानेर झुंझुनू का जोड़ा बन गया, यहां हमने बालोतरा सवाई माधोपुर का जोड़ा बनाया, पहले हमने डूंगरपुर प्रतापगढ़ का जोड़ा बनाया था। तो ये समान अक्षांशों पर आने वाले हमारे क्या है, जिला हेडक्वार्टर से, समान अक्षांशों पर आने वाले क्या है हमारे, जिला हेडक्वार्टर से। ठीक, तो अभी हमने बात कर ली है कौन से डिग्री तक की, 28 डिग्री तक की। चलो अब अपने आगे चलते हैं, 29 डिग्री अक्षांश के ऊपर बात करते हैं। अगला जो अक्षांश है वो हमारा कौन सा है, 29 डिग्री अक्षांश है। ये देखो 29 डिग्री अक्षांश, बड़ा सिंपल अक्षांश है बेचारा ये 29 डिग्री वाला जो है। सिंपल कैसे है कि ये हमारे 4 ही जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है, 4 ही जिलों से होकर गुजरता है, और चारों के चारों जिले बीकानेर संभाग के हैं। तो बीकानेर से, चूरू से, गंगानगर से और हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से, ये लो 4 ही जिले हैं। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि ये किसी भी जिला हेडक्वार्टर से नहीं गुजरता, किसी भी जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता, जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता। तो आपसे पूछ लेगा कौन सा अक्षांश है जिसके ऊपर राजस्थान का एक भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है, कौन सा अक्षांश है जिसके ऊपर राजस्थान का कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है, तो 29 डिग्री बताना है। या दूसरे शब्दों में यह भी पूछ ले कि न्यूनतम जिलों से गुजरने वाला या न्यूनतम जिला हेडक्वार्टर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो 0 से गुजरता है, 0 न्यूनतम में ही आता है हमारा। तो 29 डिग्री जो अक्षांश है हमारा, ये किसी भी जिला हेडक्वार्टर से होकर नहीं गुजरता, जबकि जिलों की बात करें तो ये 4 जिलों से होकर गुजरता है। लास्ट हमारे पास आता है कौन सा, 7वां अक्षांश, जिसको हम 30 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं। ये भी केवल 2 ही जिलों से होकर गुजरता है हमारा, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 ही जिला हेडक्वार्टर से, 2 ही जिलों से गुजरता है। और हेडक्वार्टर की जब मैं बात करता हूं तो मैं एक ही हेडक्वार्टर बताऊंगा, कौन सा, गंगानगर। कौन सा, गंगानगर। तो गंगानगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कौन से अक्षांश के ऊपर स्थित है, तो अक्षांश की संख्या हम कौन सी बताएंगे, 30 डिग्री बताएंगे, 30 डिग्री। ठीक, तो यहां से 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बन गए हैं, उनको आपको रिमाइंड करना है। मैं यहां लिख देता हूं, देखो सर्वाधिक लंबा अक्षांश कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। सेकंड, सर्वाधिक जिलों से कौन सा गुजरता है, सर्वाधिक जिलों से कौन सा गुजरता है, ठीक है। तीसरा बताना है न्यूनतम लंबाई वाला अक्षांश कौन सा है, न्यूनतम लंबाई वाला अक्षांश कौन सा है ये बताना है। फिर आपको बताना है न्यूनतम जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, न्यूनतम जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, ठीक है। अभी तक तो बात की मैंने जिलों जिलों की है, तो सर्वाधिक लंबा अक्षांश हमने अभी बताया कौन सा है, 27 डिग्री। सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाले अक्षांश 2 है हमारे, 25 डिग्री और 26 डिग्री। न्यूनतम लंबाई वाला अक्षांश कौन सा है, न्यूनतम लंबाई वाला अक्षांश कौन सा है, तो न्यूनतम लंबाई हम किसकी बताएंगे, 30 डिग्री अक्षांश की बताएंगे, क्योंकि 2 ही जिलों से गुजरता है, और यही वो अक्षांश है जो न्यूनतम जिलों से भी गुजरता है, केवल 2 ही जिलों से गुजरता है, ठीक है। तो न्यूनतम जिलों से गुजरने वाला अक्षांश भी हमारा कौन सा है, 30 डिग्री। तो ये चारों बातें आपको क्लियर रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं जिला मुख्यालयों की, अब हम बात कर लेते हैं जिला मुख्यालयों की, ठीक है। तो सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है,
जिला हेडक्वार्टर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है ये बताना है आपको, और न्यूनतम जिला हेडक्वार्टर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। ठीक है, तो न्यूनतम में तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा है, 29 डिग्री है। 29 डिग्री अक्षांश है जो किसी भी जिला हेडक्वार्टर से नहीं गुजरता, 0, बिल्कुल शून्य, शून्य है। ठीक है, तो दूसरा सर्वाधिक जिला हेडक्वार्टर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ये 5 जिला हेडक्वार्टर से गुजरता है, और कौन से नंबर वाला है, 25 डिग्री अक्षांश है। कौन सा, 25 डिग्री। तो ये कितने जिलों से गुजरता है, 5 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से, 5 जिलों से। ठीक है, तो ये थी हमारी टोटली, हाँ जी, ये था हमारा टोटल अक्षांशों का ब्यौरा, टोटल अक्षांशों का ब्यौरा है। अब इसमें से बढ़िया क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे, तब आपसे मैं थोड़ा सा ये सारी चीजें आप जो आज सीख रहे हैं इनका मैं नॉलेज टेस्ट करूंगा आपका। हाँ जी, ठीक है, तो जिला मुख्यालय जरूर याद करने हैं आपको, जिला मुख्यालय तो जरूर याद करने हैं। बाकी अगर आपसे याद हो जाए तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दक्षिण से शुरू करोगे तो इजीली आप इनको ट्रिकी फॉर्म में कैसे भी याद रखने की कोशिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बनने हैं वो हमारे यही बनने हैं, ये बात। इनमें से जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या युगम वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, युगम के अंदर गुजरने वाले अक्षांश, युगम में गुजरने वाले अक्षांश, ठीक है, गुजरने वाले जिले जिनसे अक्षांश गुजरता है। ठीक है, और सर्वाधिक जिलों वाला अक्षांश कौन सा है, हमारे जिला कौन सा है, सर्वाधिक अक्षांशों वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। सर्वाधिक अक्षांश वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, कितने अक्षांश गुजर रहे हैं वहां से, 3 अक्षांश गुजर रहे हैं। कौन कौन से, 26, 27 और 28, 3 अक्षांश गुजर रहे हैं जैसलमेर से अकेले से। कौन कौन से, देखो अभी हमने देखा था, ये देखो 26 नंबर गुजर रहा है, 27 नंबर गुजर रहा है और 28 नंबर गुजर रहा है। ये तीनों अक्षांश जैसलमेर से गुजरते हैं। लेकिन जैसलमेर का जिला मुख्यालय जिस अक्षांश पर स्थित है वो अक्षांश हमारा कौन सा है, 27 डिग्री वाला अक्षांश। कौन सा है, 27 डिग्री वाला अक्षांश। ठीक, तो आज की क्लास को तो अपने यही विराम देते हैं। ठीक है, आप इतनी सारी चीजें एक बार के लिए क्लियर करना है ना, मतलब एक चीज भी नहीं छोड़ने वाले हैं आपने, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है ये टॉपिक खत्म करने को अपने 2 क्लास का टॉपिक है मुश्किल से, लेकिन अभी हमारे पास टारगेट है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, और इसमें से कितना भी अच्छा सवाल बने हमारी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए वो सवाल। अभी कई और सवालों का भी डिस्कशन करूंगा मैं अक्षांश के हिसाब से आपके साथ। ठीक है, तो आपको ये क्लास शायद अच्छी लगी होगी, है ना। अब तक जो आप पढ़ते आए हैं उन चीजों से काफी आगे की चीजें आपने आज सीखी होगी। तो ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। आपके जितने साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप निश्चित होकर के ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मैं कम नहीं रहने दूंगा। और दूसरी बात ये भी देख लेना कि आपको राजस्थान का वो कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा जो सामान्य रूप से आपको कोचिंग क्लासेस में नहीं मिलेगा, और जिसमें से पेपर का पैटर्न सेट होता है आज के टाइम में। यानी कि आपकी पहुंच से 2 कदम आगे आरपीएससी चलती है। तो ये 2 कदम आगे चलने वाला फॉर्मूला यही है हमारे पास, कि हम एक टॉपिक के बारे में डिटेल समझ बनाएं कि वो टॉपिक एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसके अंदर से क्या क्या संभावनाएं बन सकती है प्रश्न की। रटे रटाई सिस्टम पे मत चलिए आप कि गाइड में ऐसा दिया हुआ है, सर ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन नया आपके लिए नया हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने कभी उस स्तर पर जाके सोचा ही नहीं, इसलिए वो आपके लिए हार्ड है, इसीलिए वो आपके लिए नया है। ठीक है, तो अपने सोच जो है, हमारी डायमेंशन जो है, आयाम जो है, उसको इतना विस्तृत कर देंगे कि फिर हमारी पहुंच में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमारे कंटेंट से बाहर जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।